डीएलएड फर्स्ट ईयर गणित के यूनिट 3 को इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विषय वस्तु आधारित ज्ञान। कंप्लीट दोस्तों सारे नोट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं और परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सारे नोट्स दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो पूरा देखना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों इससे पहले के 2 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप दोस्तों यूनिट वाइज कंप्लीट मैथमेटिक्स को आप देख पाओगे, सारे इंपोर्टेंट नोट्स के वीडियोज़ आप देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस यूनिट के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनता है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन की दोस्तों अगर आपको परिभाषा पूछी जाती है तो आपको लिखना है आंकड़ों को एकत्रित करना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। और आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। यहाँ पर आपको अगर प्राथमिक के बारे में पूछता है तो प्राथमिक उपयोगकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, और द्वितीयक आंकड़े होते हैं उनको प्रयोगकर्ता अन्य स्रोतों से एकत्रित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आपके आंकड़ों से ही आ सकता है कि आंकड़ों का महत्व क्या है। तो तुलना करना, गणना करना, भविष्यवाणी, घर का खर्च, घर का निर्माण, शासन प्रबंधन, बुद्धि परीक्षण आदि कार्यों में आंकड़ों का महत्व रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला आपके आंकड़ों का सारणीयन टॉपिक आता है, जिसमें आपको सारणीयन की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राप्त आंकड़ों को क्रमबद्ध, बोधगम्य में सरल तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाने का कार्य करती है आंकड़ों का सारणीयन में। और इसमें देखिए आपके प्रेक्षणों की संख्या होती है, बारंबारता और मिलान चिन्हों के माध्यम से सारणीयन के तौर पर यहाँ पर आंकड़ों को तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आंकड़ों का प्रदर्शन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए कुछ विधियां हैं जिनसे आप आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। पहला तो है चित्रालेख। आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं के रूप में निरूपित करना, कुछ वस्तुओं के रूप में या कुछ चित्रों के रूप में मार्गदर्शित करते हुए चित्रालेख के तौर पर यहाँ पर आंकड़ों का प्रदर्शन करना। और दूसरा देखिए स्तंभ दंड आलेख। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप समान चौड़ाई के स्तंभों के माध्यम से आप अगर आंकड़ों का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं, मान लीजिए कि पहले चरण में मेरे 10 आंकड़े आते हैं तो मैंने 10 तक के यहाँ पर मार्क कर दिया है, 20 आंकड़े आते हैं तो यहाँ कर दिया, अगर 30 आंकड़े आते हैं तो मैं इस तरह से कर दूंगा। तो ये यहाँ पर आंकड़ों का प्रदर्शन, आंकड़ों का आलेख यहाँ पर स्तंभ आलेख के माध्यम से हुआ है। और इसके बाद में दोस्तों आगे आपके आता है वृत्त आलेख। वृत्त आलेख में यहाँ पर आपको वृत्तीय रूप में प्रदर्शित करना होता है, जिसे पाई चार्ट भी कहा जाता है। इसमें देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जिनके बारे में हमें पूछा गया है उनमें से हमें देखना है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए भैंस के बारे में है तो भैंस अगर ज़्यादा है तो बड़ा यहाँ पर है, गाय ज़्यादा है तो गाय का भी बड़ा है, मुर्गी कम है तो मुर्गी का छोटा यहाँ पर ब्रैकेट है। तो इस तरह से वृत्तीय रूप में यहाँ पर डाला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों और किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि मृदा में, तो मृदा में काली मृदा, दोमट मृदा, बालू मृदा, तो इस तरह से किसकी प्रतिशतता मात्रा ज़्यादा है तो वो उसके आधार पर ये जो चार्ट है वो बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला आपके आता है रेखीय आलेख। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से बिंदुओं के माध्यम से आपको इंगित करना है कि कितने आंकड़े आपको मिले हैं, और उसके बाद में सभी बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से मिला देना है। तो ये आपका रेखीय आलेख तैयार हो जाता है। इन सभी आलेखों को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कई बार दोस्तों परीक्षा में आए हुए हैं, 3-4 नंबर का प्रश्न आपके ये पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से रिलेटेड बनता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय में निम्न अंक प्राप्त किए हैं, इनकी एक बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है। तो सारणी बनाना आपको आना चाहिए, जिसमें दोस्तों कुल अंक आपके 100 यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये दोस्तों कक्षावार यहाँ पर विद्यार्थियों के अंकों की यहाँ पर संख्याएं जो है वो दी गई है। और यहाँ पर देखिए इनमें जो प्राप्तांक है ये आपने देख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए 10, 20, 10, 20, 50 इस तरह से है, यानी कि कुछ संख्याएं रिपीट भी हो रही है। तो आपको क्या करना है, पहले अंकों की सारणी बनानी है। अंकों में आपको सिर्फ एक बार वो अंक लिखना है जो इस सारणी के अंदर है, वो आपको डालना है वहाँ पर, और इसके बाद में मिलान चिन्ह करना है और बारंबारता करनी है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10 हमारे सामने है, छोटी से छोटी संख्या से लेते हुए हम बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे पास 10 संख्या हमारे पास पहली आती है। तो 10 देखिए यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है इस सारणी के अंदर। 1 यहाँ पर हो रहा है, 2 यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर 3 है, और इसके बाद में दोस्तों चौथा यहाँ पर है। तो ये 4 यहाँ पर 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 4 लाइनें लगा दी है और 4 यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में देखिए 20 2 बार है, और 50 अगर 6 बार है देखिए, तो यहाँ पर आपको 4 सीधी लाइन खींचते हुए, और यहाँ पर 5 के लिए आप यहाँ पर आड़ी लाइन लगाएंगे, और उसके बाद में 6 के लिए अलग से एक लाइन लगाएंगे। तो ये आपको इस तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हुए ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको 5 करना है, और उसके बाद में 6 के लिए आगे किस तरह से बढ़ना है। कई बार यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये करते हुए दोस्तों बारंबारता का योग आपको यहाँ पर कर देना है, जो कि 20 यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको कंप्लीट आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके अगला प्रश्न आता है भिन्न से रिलेटेड पूछा जा सकता है। भिन्न में देखिए हम
ऊपर आपके अंश होता है, नीचे अंश हर होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये 3 प्रकार के भिन्नों के प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए उचित भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हर यहाँ पर बड़ा रहता है, जो नीचे संख्या होती है वो बड़ा रहता है और अंश छोटा रहता है, तब दोस्तों वो उचित भिन्न के अंतर्गत आता है। और अनुचित भिन्न में दोस्तों ऊपर अंश यहाँ पर बड़ा रहता है और नीचे वाला हर छोटा रहता है, तो एक या फिर एक से अधिक मान इसका प्राप्त हो जाता है, तब वो अनुचित भिन्न होती है। और अगर मिश्र भिन्न की हम बात करें तो मिश्र भिन्न में हम ऐसे लिखते हैं 1/2/5, इस तरह से आपको लिखना होता है। और ऐसे सरल अगर ऐसी कहीं लिखी हुई है तो ये एक मिश्र भिन्न है। और इसको सरल करने के लिए दोस्तों आपको नीचे वाली संख्या को यहाँ पर ये बीच वाली संख्या से गुणा करना होता है और ऊपर वाली में जोड़ना होता है। जैसे 5 को 1 से गुणा करना है और 2 में जोड़ना है, 5 एकम 5 और 5 और 2 यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो 7/5 इसका सोल्यूशन अगर होगा, आपको सरल भिन्न में बदलने के लिए कहे तो इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके आगे प्रश्न आता है, भिन्नों तथा दशमलव संख्याओं की तुलना किस तरह से की जाती है। तो तुलनात्मक रूप से दोस्तों आपको प्रश्न आ सकते हैं। आपको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखना यहाँ पर पूछा जा सकता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं आपको दी हुई है जिनका अंश तो समान है बट हर यहाँ पर अलग अलग है। तो देखिए जिसका हर सबसे छोटा है वो दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पर रहेगी, और जिसका दोस्तों हर सबसे बड़ा है वो यहाँ पर सबसे छोटी रहेगी। यहाँ पर देखिए इसका सबसे बड़ा यहाँ पर है हर, और अंश छोटा है तो ये सबसे छोटी संख्या है। और यहाँ पर 15/7 के यहाँ पर हर छोटा है और अंश यहाँ पर बड़ा है तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आना चाहिए। लघुत्तम लेते हुए आप जब सॉल्यूशन करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप ठीक से समझ पाएंगे। 3/5 प्लस 2/3 प्लस 1/4 को आपको जोड़ना है, सीधे से आपको लघुत्तम लेना है और इनको जोड़ देना है। इसके बाद में अगर आपके ये प्रश्न ऑप्शनल आता है, 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हुए रहते हैं, उनमें अगर चारों ऑप्शन मिश्र भिन्न दिए हुए हैं, तब दोस्तों आपको या तो आप इसको मिश्र भिन्न में बदल लें, या फिर दोस्तों मिश्र भिन्न में अगर आप नहीं बदल पाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती है कैलकुलेशन करने में, तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं पर प्रश्न में, तो उनको आप सरल भिन्न में बदलते हुए मैच कर लें कि कौन सा क्या होगा। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिसप्रिंट रहती है, थोड़ी सी भी गलती आपके रहती है एक भी बिंदु की, तो दोस्तों आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक बार आपको कैलकुलेशन दोबारा क्वेश्चन की चेक करते हुए अपना आंसर देना है, जिससे आपके देखिए परीक्षा में 1-1 नंबर कीमती है, तो आपको एक प्रश्न को 2 बार देखते हुए ठीक से करना है। और अगर आपके पास बाद में लास्ट में टाइम रहता है तो एक बार से और से रिवीजन उसका कर लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपके अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने जोड़ वाला देख लिया है। अगर आपको जोड़ और बाकी दोनों पूछ ले तो उसमें भी आपको इस तरह से सिंपली आपको जोड़ देना है, नीचे से लघुत्तम लेते हुए। लघुत्तम लेना आप सभी को आता ही होगा, 10th में 9th में इनमें हमने बहुत पढ़ा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला आपके देखिए इसी तरह से मिश्र भिन्न को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मिश्र भिन्न में देखिए प्रश्न दिया हुआ है 2540 सही 1/5 प्लस 2540 सही 2/5 प्लस 2540 सही 3/5 प्लस 2540 सही 4/5। इसको आपको जोड़ना है। और इसमें देखिए आपने अभी देखा है कि मिश्र भिन्न यहाँ पर आपके देखिए 2540 सही 1/5 लिखा हुआ है। इसको दोस्तों हम यहाँ पर 2540 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। इनका अगर आप लघुत्तम लेते हैं तो आपके सामने यही संख्या आ जाएगी 2540 सही 1/5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से दोस्तों हमने सबको लिख दिया है, एक प्लस यहाँ पर निकाल दिया है। तो 2540 हमारे पास 4 बार है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, और बाकी जो 1/5 और 2/5 और 3/5 और 4/5 जो है उनको जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया है। और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इस तरह से दोस्तों आपको इसका सोल्यूशन करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके दोस्तों प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है, सरल टॉपिक है बट दोस्तों कई बार प्रश्न यहाँ से गलत हो जाता है। सिंपल प्रोसेस के होते हुए भी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनसे हमारा प्रश्न जो है आसान होते हुए भी गलत हो जाता है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हर बार दोस्तों लगभग आ ही जाता है, इस बार भी पूरे चांसेस हैं आने की, एक बार आपको जरूर से देखना है। उसके में देखिए आपको सबसे पहले एलसीएम की परिभाषा ध्यान में रखनी है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। और उसके बाद में एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी में काम आएगी और छोटी से छोटी किस में काम आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न आप उदाहरण एक देख लीजिए। इसका उदाहरण में देखिए आपको करना है 25, 36, 40, 60 और 100 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको देखिए कई बार क्या करते हैं हम पूरा एक साथ यहाँ पर गुणनखंड करते हुए करते हैं बट उसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी के अलग अलग यहाँ पर गुणनखंड निकालते हुए आपको इस तरह से सारणी की तरह तैयार कर लेना है इनको। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है उसको आपको देखना है। देखिए सारणी में आप किस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 और 5 है, हमारे पास 3 संख्याएं पूरी सारणी में है और तीनों के गुणनखंड में
इसमें देखिए आपके पास जिस भी लाइन में दोस्तों उस संख्या की ज़्यादा मात्रा है, जिस किस लाइन में ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 2 है और सब में 2-2 बार 2 है। तो यहाँ पर आपको 2 की पावर 3 करनी है। और अगर आप 3 की तरफ देखते हैं तो 3 सिर्फ यहाँ पर दूसरी लाइन में 2 बार है और सभी जिम में 1-1 बार है। तो यहाँ पर आपको 3 की पावर 2 करनी है। उसके बाद में अगर आप 5 की तरफ देखते हैं तो 5 दोस्तों लास्ट वाली लाइन में 2 बार है और बाकी सभी में 1 बार है। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 लगानी है, मतलब कि सबकी हाईएस्ट पावर आपको लगानी होती है। उसके बाद में आपको इसका कैलकुलेशन कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। और उसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको देखना होगा इसमें कॉमन कौन सा है। कॉमन के लिए देखिए आपको सबसे पहले 2 यहाँ पर सब में कॉमन है, उसके बाद में दूसरा 2 सब में कॉमन है और बाकी में कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 आपका इसका एचसीएफ रहेगा। तो इस तरह से आप इस सिंपल प्रोसेस से इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। कई बार दोस्तों उलझने आती है, आपको इतना ज़्यादा लेवल का प्रश्न नहीं पूछेगा, पर अगर पूछ लेता है तो आपकी थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिसमें आप रीट में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ये टॉपिक है, उसमें आप क्लियर कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है मापन और समय सारणी। इसका प्रश्न दोस्तों बहुत आसान रहता है, पर कैलकुलेशन में दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पर 10 किलो 250 ग्राम माइनस 8 किलो 675 ग्राम को आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो देखिए किलो को आपको एक तरफ सोल्व करना है और ग्राम को एक तरफ सोल्व करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला आपके देखिए उदाहरण है 31 किलो 650 ग्राम को 18 से आपको गुणा करने का प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए मान अलग हो सकता है, क्वेश्चन सेम भी आ सकता है, कोई भी भरोसा नहीं है एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न आपको उठाए। बट आपको सारे जो टाइप्स में बता रहा हूँ उनको एक बार जरूर से कंटेस्ट करके जाना है, इन्हीं में से आपके प्रश्न आने वाला है। आगे देखिए आपको इसको सोल्व करने के लिए आपको ग्राम वाला अलग यहाँ पर सोल्व करना है और किलो वाला अलग करना है। तो देखिए 11,700 ग्राम आ गए हैं और 558 किलो आए हैं। तो इसमें देखिए आपके 11,700 किलो है तो इसमें से किलो निकाल लेंगे तो 11 किलो यहाँ से आ जाएगा और 700 ग्राम यहाँ पर बचेगा। तो 11 को इसमें जोड़ेंगे तो 569 किलो और 700 ग्राम यहाँ पर रहेंगे। पर कई बार दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन में गलतियाँ हो जाती है कि ग्राम में किलो, ग्राम को किलो में कैसे बदलेंगे, किलो को ग्राम में कैसे बदलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक आराम से आप सोच समझ करके कैलकुलेशन करते हैं तो आपका प्रश्न 100% यहाँ पर सही होता है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें देखिए आपको बाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, गुणा कर देना है तो 150 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आ जाएगा। आयत, वर्ग, वृत्त, इनसे संबंधित आपको प्रश्न कई बार प्रश्न में आए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों त्रिभुज भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि कमरे की लंबाई 6.5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवारों का क्षेत्रफल के प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको ध्यान रखना है। उसमें देखिए आपको सारे जो मान है वो तीनों मान दिए हुए हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे 60 वर्ग मीटर, यहाँ पर आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके क्वेश्चन है, एक बस उदयपुर में 4:30 पर रवाना होती है और 11 बजे रतलाम पहुंचती है। बस द्वारा उदयपुर से रतलाम तक की यात्रा करने में कितना समय लगा है, तो वो समय आपको ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यात्रा समाप्ति का समय ऊपर रखना है, यात्रा प्रारंभ का समय नीचे रखना है, घटाना है। और घटाने में देखिए आपको मिनट से मिनट घटाना है, घंटे से घंटा घटाना है। और यहाँ पर देखिए आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि ऊपर मिनट में 00 है और नीचे 30 है, तो यहाँ पर घटेगा नहीं। तो यहाँ पर घंटे से एक इधर लेंगे तो देखिए 1 घंटा को इधर मिनट में लेंगे तो वो 60 मिनट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा इधर लेंगे तो यहाँ पर 0 की जगह 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 माइनस में बचेगा। नॉर्मली दोस्तों माइनस करते समय हम 1 इधर लेते हैं तो 1 ही यहाँ पर होता है और यहाँ पर 9 हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि घंटे में मिनट इधर बदलेंगे तो वहाँ पर 60 होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, तब आपका प्रश्न दोस्तों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप सारी कैलकुलेशन समझ लेना। 6 घंटे 30 मिनट आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न दोस्तों घड़ी से संबंधित आ सकता है। एक घड़ी 2:55 का समय बता रही है, घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको घड़ी की जानकारी होनी चाहिए कि 2 कहाँ बजते हैं, 55 मिनट कहाँ पर होती है, 30 मिनट कहाँ पर होगी, पूरा जो घंटा है वो पूरा कहाँ पर होगा, 60 मिनट कहाँ पर होते हैं। तो वो सब जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपका इसमें थोड़ा सा ठीक अंदाजा आप लगा पाएंगे कि कितना कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर बजते हैं घड़ी में, अगर आप ऐसे घड़ी देखते हैं तो 2 इधर बजेंगे और यहाँ पर दोस्तों 55 मिनट होती है और यहाँ पर दोस्तों 60 मिनट आपके हो जाएगी। तो इस तरह से आपको घड़ी की जानकारी भी रखनी है जिससे आपका प्रश्न सही हो। और यहाँ पर आपको कोण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि इतना कोण रहेगा तो फिर कितना होगा।
इस तरह से आपके प्रश्न कोई भी गलत नहीं होंगे अगर आप ठीक तरीके से सारी रणनीति तैयार करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बचता है कोण का। कोण में देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, तो यदि किसी बिंदु से 2 किरणें निकले तो एक प्रकार से बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। जैसे यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, 0 यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है O, और यहाँ पर इसके बाद में A की तरफ बढ़ रही है एक रेखा और एक किरण यहाँ पर B की तरफ बढ़ रही है। 2 किरणें यहाँ पर बढ़ रही है एक बिंदु से और ये दोस्तों एक 60 डिग्री के कोण का निर्माण कर रही है। तो इस तरह से कोण की परिभाषा आपको देनी है। उसके बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कोणों को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि पहला है न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा देखिए, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि यहाँ पर न्यून कोण के उदाहरण हैं। और अधिक कोण देखिए 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री इत्यादि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों समकोण, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। और उसके बाद में अगला है आपके सरल कोण या ऋजु कोण आप इसे कह सकते हैं। ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण को ऋजु कोण कहते हैं। उसके बाद में वृहद कोण 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम के कोण को वृहद कोण कहते हैं। 190 डिग्री, 200 डिग्री, 340 डिग्री इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला आपके कोण बचता है संपूरक कोण। संपूरक कोण में देखिए 2 कोणों का योग अगर सरल कोण के बराबर होता है तो वो संपूरक कोण होता है। चित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सरल रेखा पर दोस्तों एक रेखा खींचते हुए यहाँ पर 2 कोणों में डिवाइडेड हो रही है। तो 130 डिग्री और 50 डिग्री में ये डिवाइडेड है और दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है। तो ये सरल कोण के बराबर यहाँ पर संपूरक कोण यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला यहाँ पर होता है पूरक कोण, और 2 कोणों का योग अगर समकोण के बराबर होता है तो वो पूरक कोण होता है। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर के 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये पूरक कोण यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से आपको उदाहरण के देखते हुए ध्यान से समझना है। उसके बाद में दोस्तों अगला आपके कोण बचता है आसन कोण। आसन कोण में देखिए एक ही तल में यदि कोण इस प्रकार से बने कि उसका शीर्ष एक ही हो तथा जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनते हों, तो चित्र में आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का कोण अगर आपके दिखता है तो वो आसन कोण में आएगा। और उसके बाद में दोस्तों अगला आपके कोण बचता है संपूरक कोण। और संपूरक कोण का चित्र आप देख लीजिए, आमने सामने जो कोण होते हैं यहाँ पर वो दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर रहेंगे। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने वाले कोण सम्मुख कोण होते हैं तथा ये आमने सामने बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आप देख लीजिए यहाँ पर चित्र में, इस तरह का कोण अगर आपको दिखता है तो वो आमने सामने बराबर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अंतिम टॉपिक आपके इस यूनिट में बचता है सरल ब्याज का। सरल ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और उसके बाद में उदाहरण देख लीजिए, 200 रुपये का 9% की दर से 2 वर्ष का आपको सरल ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन आपको 200 रुपये दिया हुआ है, दर आपको 9% दी हुई है, समय आपके 2 वर्ष है और आपको सरल ब्याज ज्ञात करना है। छोटी सी कैलकुलेशन है और उसके बाद में आप अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको इस यूनिट के इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से इनको कवर कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ठीक तरीके से उतना मैटर आपको दे पाऊँ जिससे आपको इस यूनिट में कंप्लीट सारे नंबर आप इसमें ले पाएँ। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आपको जरूर से याद करने हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी क्यूरीज रहती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और इसके दोस्तों बाकी यूनिट देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट से जाकर के दोस्तों आप इसके सारे यूनिट देख पाएंगे और अपनी गणित की तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।